बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो समझते हैं फ्रिक्शन का क्या रोल है, फ्रिक्शन कितने तरीके का होता है, फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है, यानी कब फ्रिक्शन लगता है। तो आप हेडिंग डालिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हम आपको बता दें फ्रिक्शन का पहले तो काम क्या है, तो आप ब्रैकेट में ही लिख लीजिए, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन और स्लाइडिंग मोशन between two surfaces, राइट। तो फ्रिक्शन का काम क्या होगा, फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, स्लाइडिंग का अपोज करेगा, राइट। यानी फ्रिक्शन का मकसद क्या है, फ्रिक्शन चाहता है कि जिन दो सरफेस के बीच में वो अवेलेबल है उन दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, राइट। तो बहुत बढ़िया समझिएगा। अब अगर हम बात करें, फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है उसे समझ लें पहले अच्छे से। फ्रिक्शन दो तरीके का होगा, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और ये होता है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। अब समझो, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कैसा फोर्स है, तो मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन ये एडजस्टेबल फोर्स होता है। कैसा, एडजस्टेबल फोर्स, या ऐसा बोले एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है। ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, जीरो टू ऐसे लिखते चलो, जीरो टू एफ एस मैक्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एफ एस मैक्स तक, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट। ये कब लगता है, ये लगता है व्हेन ओनली, या ऐसे लिखते हैं एक्ट व्हेन ओनली टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, यानी वास्तव में दोनों सरफेस के बीच में स्लाइडिंग हो नहीं रहा है, कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। अगर केवल टेंडेंसी है तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है जीरो से एफ एस मैक्स के बीच में। अब सुनो, जो एफ एस मैक्स है इसको कई तरीके से लोग समझते हैं। एफ एस मैक्स का मतलब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ यार, तुम भी ऐसे दिमाग रखो। एफ एस मैक्स का मतलब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, कि इतना फ्रिक्शन यहाँ अवेलेबल है। हर सवाल में पहले यही करा जाता है कि एफ एस मैक्स निकालते हैं। एफ एस मैक्स निकालने से ये पता चल जाता है कि कितना फ्रिक्शन वहाँ अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। या कुछ लोग इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, कुछ लोग इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और इसकी जो वैल्यू है एफ एस मैक्स की वैल्यू, और वो एफ एस मैक्स निकल के आता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू एस को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और एन इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेस।
तो एफ एस मैक्स का ये मतलब है, देखो हम सवाल में सबसे पहले एफ एस मैक्स निकाल लेंगे। मान लो हमने ये वैल्यू निकाली 50 न्यूटन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन अवेलेबल है वो 50 न्यूटन है। कितना लगेगा ये नहीं मतलब है, अवेलेबल है 50 न्यूटन। अब ज़रूरत अगर 10 की होगी तो 10 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन की ज़रूरत होगी तो 20 न्यूटन लगेगा। कहाँ तक लग सकता है? 50 न्यूटन तक लग सकता है, मतलब एफ एस मैक्स तक लग सकता है। तो एफ एस मैक्स हमेशा ये बताता है कि वहाँ पर कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, राइट। अब समझो ये एफ एस मैक्स मैं से लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एफ एस मैक्स एक्ट व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, यानी एफ एस मैक्स कब लगेगा? जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप होगी, जब बॉडी बस स्लिप करने वाली होगी उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को बोलते हैं एफ एस मैक्स, राइट। वो अगर बॉडी स्लिप करने वाली नहीं है तो फ्रिक्शन लगेगा ओनली एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके एफ एस मैक्स तक अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है ज़रूरत के हिसाब से। अभी सारी बात निकल के आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि मान लो दो सरफेस के बीच में अवेलेबल फ्रिक्शन 50 न्यूटन है और कोई बॉडी कह रहा मुझे स्लाइडिंग से बचने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, तो फ्रिक्शन तुरंत 10 न्यूटन लग जाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, एफ एस लग जाएगा और उसे स्लाइड होने से बचा लेगा। अगर 20 न्यूटन चाहिए तो 20 न्यूटन लग के स्लाइड होने से बचा लेगा। कहाँ तक लग सकता है? 50 न्यूटन। और अगर जब 50 न्यूटन चाहिए होगा तो 50 न्यूटन लग जाएगा, लेकिन उस समय जब एफ एस मैक्स लग रहा होगा तब हम कहेंगे अब ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप। और फिर जब बॉडी स्लिप कर जाएगी तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी काइनेटिक स्टेट में, डायनेमिक स्टेट में, मोशन वाली स्टेट में, जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है उस स्टेट में बताओ जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये बेटा नॉन कंजर्वेटिव होता है। कैसा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो कंजर्वेटिव होता है, ये एनर्जी का लॉस करता है, नॉन काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये बताओ कब एक्ट करता है? एक्ट व्हेन एक्चुअल स्लाइडिंग बिटवीन टू सरफेसेस। जब दो बॉडी के बीच में एक्चुअल स्लाइडिंग हो रही है, अगर एक्चुअल स्लाइडिंग हो रही तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन। और एफ के की वैल्यू होती है बेटा म्यू के इनटू नॉर्मल, और म्यू के को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और एन हमारा वही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और ये ध्यान दें जो म्यू एस होता है वो हमेशा म्यू के से बड़ा या बराबर हो सकता है। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। यानी स्टैटिक स्टेट का रफनेस, म्यू का मतलब रफनेस, और रफनेस क्या होता है अभी समझाते हैं। स्टैटिक स्टेट का रफनेस काइनेटिक स्टेट के रफनेस से हमेशा बड़ा या बराबर, राइट। यानी ये म्यू एस जो है इसे बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो हम ऐसे बोलते हैं रफनेस। फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? रफनेस ऑफ स्टैटिक स्टेट। और ये रफनेस ऑफ काइनेटिक स्टेट। ये काइनेटिक स्टेट का रफनेस है, ये स्टैटिक स्टेट का रफनेस है। क्लियर? तो हम पूरी बात को समराइज कर दें। फ्रिक्शन का रोल क्या है? फ्रिक्शन चाहता है कि जिन दो सरफेस के बीच में वो अवेलेबल है वो दोनों सरफेस एक दूसरे से अलग ना हो, उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, वो दोनों बॉडी हमेशा एक साथ रहें। ऐसा करने के लिए वो ज़रूरत के हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से एफ एस मैक्स तक। और ये तब लग रहा है जब बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है।
एफ एस मैक्स वास्तव में मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, और वो जब लगेगा तो उस समय बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप होगी, जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगी। और अगर बॉडी स्लाइड करने लग गई तब जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन डिसाइड होता है म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल से। और स्टैटिक स्टेट का रफनेस काइनेटिक स्टेट के रफनेस से हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है, राइट। अब जरा और बात समझते हैं, इतना पहले नोट करिए फिर हम आगे समझा। ये थ्योरी का पार्ट है इतना, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, फ्रिक्शन हमेशा अपोज किसका करता है? मोशन का नहीं। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। किसका? रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन चाहता है कि जो दोनों बॉडी एक साथ हैं वो हमेशा एक साथ रहें। ऐसा करने के लिए वो अपनी वैल्यू 0 से एफ एस मैक्स तक एडजस्ट कर सकता है। अभी समझाते हैं। तो पहले इतना एकदम क्लियर कर लीजिए। अब जरा समझते हैं कि एफ एस मैक्स कैसे बनता है। एफ एस मैक्स किन दो बातों पे डिपेंड करता है? ध्यान से देखिए, मैं आपसे ऐसे कहूं कि ये एक ब्लॉक है और ये इसका इर्रेगुलर सरफेस है ऐसे, ठीक। और ये टेबल है, इस टेबल में भी इर्रेगुलरिटी है ऐसे ऐसे, ये इर्रेगुलरिटी है टेबल में, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूरे टेबल में इर्रेगुलरिटी है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये देखो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ऐसे दिया है ऐसे। तो समझिए जरा, तो ये जो इर्रेगुलर सरफेस है, ये इर्रेगुलर सरफेस है, ये इर्रेगुलरिटीज, ये मान लो एक टेबल है, तो बहुत बढ़िया समझिएगा। तो ये जो रफनेस होता है, ये रफनेस जो म्यू एस या म्यू के बोल रहे हैं, वो अकेले इस ब्लॉक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अकेले इस ब्लॉक की प्रॉपर्टी नहीं है, या इस अकेले टेबल की प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस। मतलब मेरा हाथ अगर इस बोर्ड पे जा रहा है तो हो सकता है रफनेस 0.5 हो, और जब मेरा हाथ इस टेबल पे जाएगा तो हो सकता है रफनेस 0.4 हो। तो बताओ जरा, जब मेरा हाथ यहाँ है तो रफनेस 0.5, यहाँ तो 0.4, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हाथ की प्रॉपर्टी रफनेस नहीं है, ना इस सरफेस की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है इन दोनों की कॉम्बिनेशन की, कि इनकी रेगुलरिटी आपस में कितना अच्छा सेट है, कितना अच्छा आपस में फंसा हुआ है। तो ध्यान दो, जहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये बनाते हैं मैकेनिकल बॉन्ड। क्या बनाते हैं? मैकेनिकल बॉन्ड, मैकेनिकल बॉन्ड। और इसी मैकेनिकल बॉन्ड को कुछ लोग कुछ किताबों में कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं, कोल्ड वेल्डिंग। इस मैकेनिकल बॉन्डिंग को कुछ लोग कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ये हमारा इर्रेगुलर सरफेस था। और बताओ, दोनों सरफेस अगर इर्रेगुलर हैं तो हम आपको ये बता दें कि जो म्यू है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। सवालों में आपको ऐसा मिल जाता है, एक टेबल है उसका रफनेस 0.5 है, ये लाइन गलत है।
रफनेस जो 0.5 है वो ब्लॉक और टेबल के कॉम्बिनेशन के लिए है, अकेले टेबल की रफनेस 0.5 नहीं होती है, वो दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ वहाँ बताओ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ मैकेनिकल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ मैकेनिकल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, तो देखना ध्यान से, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल बॉन्ड, strength of mechanical bond is decided by normal reaction per contact point, normal reaction per contact point, पर नॉर्मल रिएक्शन उस मैकेनिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा कि जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ वहाँ कितना कितना नॉर्मल है। इस बात से डिसाइड होगा हमारे मैकेनिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो उस स्ट्रेंथ से फिर निकल के आता है एफएस मैक्स। एफएस मैक्स का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल बॉन्ड। जो मैकेनिकल बॉन्ड बना कोल्ड वेल्डिंग, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, या इसी को हम लोग बोलने लगते थे मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। तो ये देखो किस बात से डिसाइड होता है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू रफनेस इनटू नॉर्मल, म्यू एस इनटू नॉर्मल, राइट। इससे डिसाइड होगा एफएस मैक्स। अब ध्यान दो, जब ये सरफेस बताओ ये बॉन्ड बना हुआ, हम यहां से फोर्स लगाएं, हम देख रहे हैं ये नहीं चल रहा है। ये कब चलेगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब इनका बॉन्ड टूटेगा। तो हमने इतना फोर्स लगा दिया कि ये बॉन्ड टूट गया। बताओ अगर ये बॉन्ड टूट गया तो इसकी सरफेस पहले से कुछ स्मूथ, रिलेटिवली कुछ स्मूथ हुई। तो बताओ अगर आगे चल करके इसकी जो बॉन्डिंग है यहाँ पे, बताओ वो बॉन्डिंग मैकेनिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ अब कम हो गई कि बढ़ गई? तो आप कहेंगे कम हो गई, क्योंकि जो इरेगुलरिटी थी वो इरेगुलरिटी ब्रेक कर गई, और इरेगुलरिटी ब्रेक कर गई तो बताओ अब जो रफनेस है, जब ये मोशन में आ गया, इसमें वेलोसिटी आ गई, तो बताओ इसको बोलते हैं काइनेटिक स्टेट। और जब ये काइनेटिक स्टेट में आया तो बताओ बेटा यहाँ जो रफनेस है म्यू, जिसको बोलते हैं म्यू के, बताओ ये म्यू के इस म्यू एस से, यहाँ जो रफनेस थी वो कौन सी थी? म्यू एस। बताओ म्यू के लेस देन म्यू एस, म्यू के जो है वो उस म्यू एस से कम होगा, राइट। और कई बार सवालों में एक बात और समझ लो, तो कई बार सवालों में हमें म्यू एस और म्यू के अलग अलग गिवन नहीं होते। तो मैं लिख दे रहा हूं, इफ म्यू एस एंड म्यू के are not given separately, only mu is given, only mu is given। अगर कई बार सवाल में हमें म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं देते हैं, वो हमें केवल म्यू दे देते हैं, तो इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू म्यू एस और म्यू इज इक्वल टू म्यू के। तो कई बार सवाल में हमें म्यू एस और म्यू के सेपरेटली इंडिपेंडेंटली नहीं गिवन होते हैं, केवल म्यू गिवन होता है। तो इसका मतलब ये है कि वही म्यू एस है, वही म्यू के है, वही म्यू है, राइट। आई थिंक क्लियर? हटा दें बेटा, समझ तो चलिएगा। देखिए भाई,
अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर फ्रिक्शन टू एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन के लगने के लिए, फ्रिक्शन को एक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ध्यान से समझो। तीन बातें होनी चाहिए। पहली बात, रफनेस जीरो नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट, रफनेस जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो दो सरफेस हैं उन दोनों सरफेस के बीच में इर्रेगुलर सरफेस होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए, यानी म्यू जीरो नहीं हो। अगर म्यू जीरो हो जाएगा तो स्मूथ सरफेस हो जाएगी। तो ये रफ सरफेसेस होनी चाहिए, रफ सरफेसेस, यानी देखो अच्छे समझ लीजिए। और म्यू बताओ एक अकेले सरफेस का प्रॉपर्टी है, दोनों के कॉम्बिनेशन का, दोनों के कॉम्बिनेशन का। तो पहला पॉइंट कि अगर फ्रिक्शन को लगना है तो रफनेस जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नॉर्मल कॉन्टैक्ट, शुड बी नॉर्मल कॉन्टैक्ट। अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट होगा, ध्यान से देखना, तो बताओ जो मैकेनिकल बॉन्ड बन रहा था, उस मैकेनिकल बॉन्ड को बनाने में बताओ आप हमको कौन रोल प्ले कर रहा है मैकेनिकल बॉन्ड को बनाने में? तो देखिए भाई, फ्रिक्शन को लगने के लिए तीन बातें चाहिए। एक तो रफनेस होना चाहिए, मतलब रफ सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी नॉर्मल कॉन्टैक्ट, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस कर रहा हो, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट नॉर्मल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अब आओ तीसरा पॉइंट, या अच्छा एक बताओ, इन दो बातों से अगर रफनेस है और नॉर्मल है तो इसका मतलब फ्रिक्शन बन के तैयार है एफएस मैक्स, और वो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। हालांकि म्यू एस होता है, लेकिन म्यू के कई बार सवालों में बराबर दिए होते हैं। तो एफएस इन दो, देखो रफनेस है नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन बनकर रेडी है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन बनकर तैयार है, फ्रिक्शन बन के तैयार है, ये समझ लो बहुत अच्छे से। अगर बताओ रफनेस है और नॉर्मल है तो समझ जाओ फ्रिक्शन बन चुका है, फ्रिक्शन बन के रेडी है, बस लगना बाकी है। लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड करेगा तीसरी बात। तो फ्रिक्शन को लगने के लिए तीन बातें चाहिए। एक तो फ्रिक्शन होना चाहिए, बनना चाहिए, तो बनने के लिए दो बातें चाहिए, एक रफनेस एक नॉर्मल। और तीसरी बात, देयर शुड बी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, there should be tendency of sliding, there should be tendency of sliding or actual sliding, there should be tendency of sliding or actual sliding। वहाँ पर या तो स्लाइड करने की टेंडेंसी हो या फिर एक्चुअल स्लाइडिंग हो। तो बहुत अच्छे समझ लो बेटा, या तो स्लाइड करने की टेंडेंसी हो या फिर एक्चुअल स्लाइडिंग हो। तो बताओ भाई, अगर टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है, केवल स्लाइड करने की टेंडेंसी, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक, तब लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब एक्चुअल स्लाइडिंग होगी तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया समझ लो, फ्रिक्शन को लगने के लिए तीन बातें चाहिए, फ्रिक्शन को बनने के लिए दो बातें चाहिए। फ्रिक्शन बन के तैयार हो जाता है अगर दो बातें, कौन कौन? रफनेस है, नॉर्मल है, समझ जाओ फ्रिक्शन वहाँ अवेलेबल है, फ्रिक्शन बन गया। लेकिन लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड तीसरी बात करेगी कि उन दोनों सरफेस के बीच में स्लाइड करने की या तो टेंडेंसी हो, और टेंडेंसी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और एक्चुअल स्लाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा।
राइट। तो ये 3 बातें होनी चाहिए फ्रिक्शन को एक्ट करने के लिए। ओके, अब हम आगे बात करें, जरा समझाते हैं आपको, इतना नोट करिए, फिर आगे बात किया जाए बेटा, बहुत बढ़िया से। हटा दिया जाए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें कि ये मान लो एक ब्लॉक है, बढ़िया समझना, ये एक ब्लॉक है बेटा, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ये जान लो बिल्कुल बेसिक से, और अभी आप देखेंगे 1-2 क्लास बाद आपका लेवल कहाँ पहुँच गया। इसलिए बहुत छोटी छोटी बात अगर समझनी है तो ध्यान दीजिएगा। ये मान लो एक 10 kg का ब्लॉक है, और यहाँ एक सरफेस है, वो सरफेस भी ऐसे रफ सरफेस है, ऐसे उसमें इरेगुलरिटीज हैं, ऐसे ये इरेगुलरिटीज है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे जो रफनेस है म्यू एस वो है 0.4, और यहाँ पे जो म्यू के है वो मान लो 0.39। म्यू एस है 0.4 और म्यू के है, बताइए क्या, और जो म्यू के है वो 0.39। तो बताइए बेटा, ये ब्लॉक है 10 kg, ये टेबल पे रखा है, रफनेस म्यू एस 0.4, म्यू के 0.39। अच्छे समझना, सबसे पहला काम हर सवाल में फ्रिक्शन में ये किया करो, कितना फ्रिक्शन अवेलेबल। अच्छा, यहाँ नॉर्मल कितना होगा, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना यार कि नॉर्मल कितना होगा, क्या ये बताने की आवश्यकता है क्या? बताओ, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इधर लग रहा होगा, इस पर देखो नीचे, इस ब्लॉक का एपीडी बना, नीचे 10G, तो इधर नॉर्मल, तो नॉर्मल ने mg को बैलेंस किया, तो नॉर्मल देखो 10G होगा यार, ये 100 न्यूटन, ठीक। चलो भाई, यहाँ कितना फ्रिक्शन अवेलेबल, एफएस मैक्स। एफएस मैक्स का मतलब मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, और ये होगा बेटा म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस है 0.4, नॉर्मल है 10G, तो ये आ गया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है। अवेलेबल होने का मतलब ये जरूर नहीं लग रहा है, इतना अवेलेबल है। एफ के कितना होगा, एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल। ये क्या बताता है कि अगर बॉडी स्लाइड करेगी तो ये फ्रिक्शन लगेगा, अगर बॉडी स्लाइड करेगी तो ये फ्रिक्शन लगेगा। म्यू के बताओ कितना, 0.39 इंटू नॉर्मल 10G, तो ये आ गया 39 न्यूटन। ध्यान से देखना, तो पता है इस टेबल ने इस ब्लॉक के बीच में यहाँ जो रेगुलरिटी, यहाँ फ्रिक्शन, यहाँ इनका आपस में बॉन्डिंग हो गई है, इनका आपस में मैकेनिकल बॉन्ड बन गया है, और उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ है 40 न्यूटन। और अगर बॉन्ड टूटेगा तो फिर 39 न्यूटन। ये मतलब हुआ एफ एस मैक्स और एफ के का। इस टेबल ने इस ब्लॉक से कह दिया हम आपको स्लाइड नहीं होने देंगे, कहाँ तक, 40 न्यूटन तक। टेबल ने ब्लॉक से कह दिया मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ कंबाइंड रहें और हम आपके स्लाइडिंग का अपोज करेंगे, कहाँ तक करेंगे, 40 न्यूटन तक। ध्यान से देखना, एक आदमी, एक पर्सन, एजेंट, ये एजेंट इधर खड़ा है, इसने इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसे देख रहा है, बस खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। बताओ बेटा, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, यस, कितना अवेलेबल है, 40। इसने इस पर फोर्स क्या लगाया, 0। इसमें टेंडेंसी कितनी, 0। इसमें स्लाइड करने की टेंडेंसी ही नहीं है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग 0। बहुत बढ़िया समझना है, एक बात बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग 0। तो बताओ ये टेबल इससे कह रहा होगा 40 न्यूटन है, बताओ कितना फ्रिक्शन लगा दे।
ये कह रहा होगा मेरे में स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो बताओ यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा Fs एक्टिंग फ्रिक्शन वो 0 होगा। फ्रिक्शन क्या है, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है कहाँ तक अवेलेबल, 40 तक, लगेगा कितना 0। क्यों? क्योंकि नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन। क्यों फ्रिक्शन की जरूरत नहीं? बिकॉज नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं, बिकॉज नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। अगर स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं तो फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं। मैंने कहा था फ्रिक्शन तो तभी लगेगा जब या तो स्लाइड करने की टेंडेंसी हो या एक्चुअल स्लाइडिंग हो। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब इस आदमी ने, मैं कई फोटो बनाऊंगा, पहला फोटो समझो, ये फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 1। इस आदमी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं, और स्लाइड करने की अगर कोई टेंडेंसी नहीं तो एक्टिंग फ्रिक्शन 0। अब आओ, अब इस आदमी ने इस ब्लॉक पर इस 10 kg पर एक फोर्स लगा दिया ऐसे, और मान लो ये फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, किसने? आदमी ने। ठीक, ध्यान से देखना, जैसे ही इस पर्सन ने इस पर 10 न्यूटन लगाया, तुरंत बताओ ये ब्लॉक घबराया, बोला टेंडेंसी आ गई स्लाइड करने की। ये बोला इधर 10 न्यूटन में इधर जाना चाहता हूँ, तो ये बोला मेरे अंदर घबराहट है, स्लाइड करने की टेंडेंसी है। तो इसने तुरंत कहा किससे? सरफेस से, कि तुम कहते थे ज़रूरत हो तो बताना, हम स्लाइड होने से बचा लेंगे। कहाँ तक बचा लेंगे? 40 तक। कहाँ गया 40 न्यूटन? तो बताओ इसे कितने की ज़रूरत है? इसने कहा 10 न्यूटन की टेंडेंसी है, टेबल कहेगा 40 न्यूटन अवेलेबल है, फ्रिक्शन कहेगा 40 न्यूटन तक हिलने नहीं देंगे, चिंता मत करो। बताओ तुरंत इधर की तरफ टेंडेंसी, जिधर होगी टेंडेंसी उसके अपोजिट इधर आया फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। कितना लगेगा? अगर ये 10 तो ये 10 न्यूटन लग जाएगा, जबकि अवेलेबल कितना है? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन अवेलेबल है, लगेगा केवल 10 न्यूटन। और इस ब्लॉक की एरो का मतलब टेंडेंसी राइट थी, और वो टेंडेंसी खत्म हो गई, एक्सेलरेशन 0। ये ब्लॉक रुक गया, यानी इस ब्लॉक को स्लाइड होने से बचा लिया किसने? फ्रिक्शन ने। कितना फ्रिक्शन लग गया? 10 न्यूटन। तो जो आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा, मान लो मैं वो आदमी हूँ, मैंने ऐसे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, मैंने देखा ये हिला भी नहीं, तो मुझे क्या फील होगा? मुझे लगेगा कि इस ब्लॉक का यहाँ नीचे टेबल के साथ बॉन्डिंग है, बेल्डिंग जैसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ नीचे बेल्डिंग कर दी गई है, चल नहीं रहा है। मैं 10 न्यूटन लगा दिया, हिला भी नहीं। अच्छा, ये फोर्स वाई टेबल, फ्रिक्शन जो लिया वाई टेबल ऑन ब्लॉक, ठीक है, हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसी पे तो फोर्स दिखाते हैं। तो एजेंट ने जैसे ही 10 न्यूटन लगाया, इसने तुरंत सरफेस से रिक्वेस्ट की कि भाई हमको 10 न्यूटन फोर्स लगा दो, स्लाइड होने से बचा लो। फ्रिक्शन टेबल ने कहा चिंता मत करो, 40 न्यूटन तक हिलने नहीं देंगे आपको। तो बताओ इस एजेंट को क्या लगा कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नीचे ये बेल्डिंग है। चलो भाई, ये फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 2, आदमी ने अपना फोर्स और बढ़ाया। मान लो उसने फोर्स बढ़ा के 30 न्यूटन कर दिया। ये फोटो नंबर 3, 30 न्यूटन कर दिया। तो इसकी घबराहट और बढ़ गई, स्लाइड करने की टेंडेंसी और बढ़ गई। इसने टेबल से कहा 30 न्यूटन की टेंडेंसी है, स्लाइड होने से बचा लो। तो तुरंत बताओ टेबल ने इसको इधर स्टैटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन दिया। वाई टेबल ऑन ब्लॉक, वाई टेबल ऑन ब्लॉक, और ये ब्लॉक आगे जाने से बच गया, एक्सेलरेशन 0, रुक गया, टेंडेंसी खत्म कर दी। किसने? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन क्या चाहता था कि ये स्लाइड ना करे, फ्रिक्शन हमेशा स्लाइड होने का अपोज करेगा। आदमी कह रहा मैं 30 न्यूटन लगा दिया, ये अभी भी नहीं हिल रहा है, क्या बात है? तो इसने अपना फोर्स और बढ़ाया। ध्यान देना, फोटो नंबर 4, फोटो नंबर 4, ये 10 kg ब्लॉक, हमने इस आदमी से कहा आप अपना फोर्स बढ़ा करके 40 न्यूटन कर दो, 40 न्यूटन।
अगर बताओ इसने अपना फोर्स 40 न्यूटन कर दिया, इसने कहा टेबल से कि 40 न्यूटन की टेंडेंसी है, एक आदमी 40 न्यूटन से धक्का मार रहा है, मुझे स्लाइड होने से बचाओ। तो बताओ इसने कितना डिमांड किया, 40। सरफेस कह रहा है अवेलेबल भी कितना है, 40। तो ये कह रहा है इस बार हम आपको स्लाइड होने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत एफएस मैक्स 40 न्यूटन लगा दे रहे हैं, लेकिन आपको स्लाइड होने से बचा ले रहे हैं, लेकिन आपको हम वार्निंग भी दे रहे हैं। और वार्निंग का मतलब है कि आप जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो बताओ जब एफएस मैक्स लगता है उस समय बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो बताओ इस सरफेस ने इससे कहा कि हम इस बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा करके, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगा के आपको रोक ले रहे हैं, लेकिन आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप जस्ट अबाउट टू स्लाइड हैं। ये वाई टेबल ऑन ब्लॉक। और बता बेटा ये जो वार्निंग है ये साइलेंट वार्निंग नहीं है, इसमें आवाज आ रही होगी, क्रैकिंग वॉइस डेवलप हो रहा होगा, क्रैकिंग वॉइस डेवलप हुआ। अच्छा क्रैकिंग वॉइस क्यों डेवलप्ड हुआ, क्योंकि जैसे ही 40 न्यूटन लगा तो यहाँ जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग टूटने वाली है। अब ऐसा लग रहा है इस आदमी को कि यहाँ जो बेल्डिंग जैसी फीलिंग थी, जो मैकेनिकल बॉन्ड बन गया था, वो बॉन्ड खुलने वाला है और ये ब्लॉक अब बस रगड़ के आगे बढ़ने ही वाला है। अब इस आदमी को यहाँ से कुछ कड़कड़ाहट जैसी आवाज़, टूटने जैसी आवाज़, क्रैकिंग वॉइस जैसी आवाज़ आ रही होगी और ये समझ गया कि अब ये जो बॉन्ड था इस ब्लॉक का टेबल के साथ, जो बॉन्डिंग थी, मैकेनिकल बॉन्ड था, जो वेल्डिंग थी, वो वेल्डिंग खुलने वाली है। तो बताओ ज़रा, तो बताओ फ्रिक्शन अभी तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को देखो 0 से बढ़ाते बढ़ाते एफएस मैक्स तक ले आया ताकि वो बॉडी स्लाइड ना करे ज़रूरत के हिसाब से। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करता है। तो याद करो मैंने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल फोर्स, इट एडजस्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू एफएस मैक्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो। तो ये बताओ क्रैकिंग वॉइस यहाँ पे डेवलप हुआ। अब देखना ध्यान से, फोटो नंबर 5। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारा फोर्स इतना हो जाए कि एफएस मैक्स लग जाए, क्या उस समय बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप होगी? यानी एफएस मैक्स तभी लगेगा जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। ओके, अब देखना, अब अगर हम अपना ये फोर्स मान लो बढ़ा करके 40 थोड़ा ज़्यादा कर दे लो, 41 कर दिया, 40.01 कर दो तब भी चलेगा, 40 से बढ़ा दिया कुल मिला के। बताओ इसने कहा किससे, टेबल से 41 न्यूटन फोर्स लग रहा, बचा लो। टेबल क्या बोला, कह रहा हमारे पास अवेलेबल 40 है, आपको बचने के लिए 41 चाहिए, हम आपको स्लाइड होने से बचा नहीं पाएंगे। तो बताओ अब ये ब्लॉक रुकेगा कि स्लाइड करेगा? आप कहने स्लाइड करेगा। तो बताओ तुरंत इस पर अब पीछे की तरफ अब जो फ्रिक्शन लगेगा बताओ वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि ये बॉडी काइनेटिक स्टेट में आ गई, मोशन में आ गई, स्लाइडिंग मोशन में आ गई, तो यहाँ लगने लगेगा एफ के। और एफ के बताओ कितना है, 39 न्यूटन। एफ के कितना बेटा, 39 न्यूटन। तो बताओ बेटा अगर 41 न्यूटन लगाया, अब बॉडी पक्का स्लाइड करेगी, काइनेटिक स्टेट। ये बताओ बेटा काइनेटिक स्टेट आ गया, तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ के लगेगा और ये इधर एक्सेलरेट करेगा। तो बताओ अब एफ बड़ा है एफ के छोटा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ इक्वेशन, यहाँ लिखते हैं। देखिए भाई इक्वेशन एफ माइनस एफ के बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए। तो ये 41, ये 39 और ये 10 इंटू ए। तो ए आ गया हमारा 0.2/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ये एक्चुअल
स्लाइडिंग होती है, एक्चुअल स्लाइडिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब एक्चुअल स्लाइडिंग होगी। ठीक है, जब एक्चुअल स्लाइडिंग होगी तब लगेगा कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। आई थिंक क्लियर। तो देखो एकदम क्लियर हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब तक बॉडी स्लाइड नहीं करता है, जब तक केवल टेंडेंसी होती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू ज़रूरत के हिसाब से 0 से लेकर के Fs मैक्स तक एडजस्ट कर सकता है। कहाँ तक, Fs मैक्स तक एडजस्ट कर सकता है। और जब Fs मैक्स लगता है उस समय बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप होती है, राइट। और जब बॉडी स्लाइड करने लगती है तब जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही वाई टेबल ऑन ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं, इस बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन वर्सेस एजेंट फोर्स, फ्रिक्शन वर्सेस एजेंट फोर्स देखिए चढ़ा दे। देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर हम ग्राफ बनाएं फ्रिक्शन वर्सेस एजेंट फोर्स, यहाँ वाई एक्सिस पर मैं फ्रिक्शन दिखाने जा रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं एजेंट का फोर्स दिखाने जा रहा हूँ। यह है एजेंट फोर्स। ठीक है, बनाइए आप लोग, बनाइए, ट्राई करिए। बताओ बेटा, आपको ग्राफ बनाने को मैंने कहा है कि एजेंट फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। बताओ जल्दी से, बहुत आसान इसी क्वेश्चन के लिए। जब एजेंट का फोर्स 0 तो फ्रिक्शन 0, ग्राफ ऑरिजिन से शुरू। एजेंट जब 0 फोर्स लगा रहा फ्रिक्शन, जब एजेंट 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन, एजेंट 20 न्यूटन फ्रिक्शन 20 न्यूटन। ऐसा कब तक चलता रहा, 40 न्यूटन तक। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया पहले, ध्यान देना। और जब ये एजेंट का फोर्स 40 न्यूटन हो गया उस समय ये फ्रिक्शन Fs मैक्स 40 न्यूटन हो गया। अब इसके बाद देखना, जैसे ही उसने 40 से थोड़ा फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया। कितना लगने लगा, Fk 39 न्यूटन। तो ये ग्राफ जैसे ही थोड़ा सा 40.01 होगा, ये ग्राफ यहीं पे थोड़ा डाउन आएगा ऐसे। और उसके बाद बताओ 41 लगाएं, 42 लगाएं, 45 लगाएं, 60 लगाएं, बॉडी हमेशा स्लाइड करेगा और ये फ्रिक्शन पर हमेशा के लिए काइनेटिक लगेगा। और ये देखो कोऑर्डिनेट Fk है और ये वैल्यू है 39 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ देखो ग्राफ में ये किंग आ गया, किनारा आ गया, किंग कॉर्नर आ गया। और ये किंग आने की वजह है कि म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, या ऐसे बोलते हैं Fs मैक्स ग्रेटर देन Fk, ये वजह है। ये ग्राफ बन गया आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये ग्राफ थोड़ा सा डाउन आया, क्यों डाउन आया, क्योंकि फिर Fk लगने लगा और Fk थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता म्यू एस, उधर दिखा दे रहे हैं, उधर अगर ऐसा होता
कि म्यू एस बराबर म्यू के होता, तो यहाँ देखो फ्रिक्शन और यहाँ देखो एजेंट फोर्स, यहाँ होता है एजेंट फोर्स। तो ये ग्राफ बेटा देखो कैसा होता, ये ग्राफ यहाँ से 0 से लीनियरली बढ़ता और ये एफ एस मैक्स तक जाता, और जैसे ही बताओ ये 40 न्यूटन से ज़्यादा जाता, मान लो 40 न्यूटन था जैसे, तो अगर ये म्यू एस बराबर म्यू के होता तो ये यहीं से कांस्टेंट हो जाता, यहीं से। अब ये नीचे नहीं आता, लेकिन यहाँ से ये जो वैल्यू होती एफ के होती काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये स्टैटिक है। अब बताओ किंक नहीं आता, क्यों? क्योंकि म्यू एस बराबर म्यू के होता। नोट कर लीजिए बेटा। नोट करिए, नोट करो बच्चों। हमने आपको समझा दिया है कि फ्रिक्शन 2 तरीके का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। फ्रिक्शन का एक ही मकसद होता है कि वो जिन 2 सरफेस के बीच में अवेलेबल है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ये चाहता कौन? फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लाइड करने की केवल टेंडेंसी होती है, मतलब बॉडी वास्तव में स्लाइड नहीं करता है, तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है बेटा? स्टैटिक। और वो अपनी वैल्यू को 0 से एफ एस मैक्स तक एडजस्ट कर सकता है, और एफ एस मैक्स इज द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। और एफ एस मैक्स जब लगता है उस समय बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होती है और उस समय क्रैकिंग वॉइस डेवलप होती है। और जब बॉडी एक बार स्लाइड कर गई तो फिर जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन, और बॉडी रगड़ते हुए स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा टेंडेंसी के अपोजिट होता है। जिधर होगी स्लाइड करने की टेंडेंसी, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। जिधर होगी स्लाइड करने की टेंडेंसी, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट एक्ट करेगा। ये स्टोरी है हमारा किसका? फ्रिक्शन का, राइट। कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, एक बात और बताओ, फ्रिक्शन अभी हमने जैसे बोला था कि टेबल ने ब्लॉक पर लगाया, ऐसे ब्लॉक भी टेबल पे फ्रिक्शन लगाता होगा। तो हम तुम्हें थोड़ा सा हिंट कर दें, फ्रिक्शन रियल फोर्स है, इसके भी हर एक्शन का रिएक्शन है, हर एक्शन का रिएक्शन, राइट। जैसे कि वही सवाल ले लें, हम आपसे कहें ये जैसे ब्लॉक था, मान लो 10 kg, और यहाँ पे रफनेस म्यू, अच्छा हम केवल म्यू लिख दें अगर, चलो म्यू मान लो 0.4 था, अगर म्यू लिख दिया तो यही म्यू एस यही म्यू के। तो बताओ अवेलेबल फ्रिक्शन एफ एस मैक्स कितना था? 40 न्यूटन। अभी अभी करके गए, ये हमारा टेबल था ऐसे, ठीक, ध्यान से देखना, ये ऐसे टेबल था। अगर हम इस पर एक फोर्स 10 न्यूटन लगाते थे तो हम क्या कहते थे कि इसमें स्लाइड करने की टेंडेंसी 10 न्यूटन की है। तो जैसे ही 10 न्यूटन लगाया तो इस ब्लॉक से अगर पूछते थे, ध्यान से देखना, इस ब्लॉक से पूछते थे तो ये कहता था इधर 10 न्यूटन, तो तुरंत बताओ ये टेबल इसको इधर की तरफ देता था, एफ एस कितना? 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन वाई टेबल ऑन ब्लॉक था, ये था बेटा एक्शन,
और ये बताओ स्लाइड करने से बच जाता था एक्सेलरेशन 0। ठीक है, अब आओ और जब बताओ यहां पर टेबल से अगर हम बात करते, ये टेबल से पूछें, आप बताइए, पता ही क्या कह रहा है? कह रहा है सर हमने दिया इसको एक्शन किधर, लेफ्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसने मुझे दिया इधर स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसे इधर, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन, ये होगा रिएक्शन फोर्स, और ये रिएक्शन फोर्स वाई ब्लॉक ऑन टेबल है, वाई ब्लॉक ऑन टेबल, ये एफ है हमारा 10 न्यूटन। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, ये ना समझ लेना कि टेबल अकेला ब्लॉक पे लगाता है, टेबल ब्लॉक पे लगाता है तो उतना ही ब्लॉक टेबल पे भी लगाता है रिएक्शन के फॉर्म में। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रिक्शन इज ऑल्सो रियल फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑल्सो रियल फोर्स। कौन होते थे रियल फोर्स? इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, राइट। तो आज हमने बहुत बेसिक बातचीत फ्रिक्शन में करी। अब हम अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आज की क्लास देखो कितनी बेसिक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप एकदम अलर्ट रहें। ओके।